स्टार्ट से समझते हैं। बंगाल में क्यों हुआ, कारण समझते हैं। जैसे सबसे पहला कारण जो तुमको यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। जब डेवलपमेंट हुआ, जब लोगों को पढ़ाया लिखाया जाने लगा, तो यहाँ पर एक वर्ग बन गया, एजुकेटेड लोगों का एक वर्ग खड़ा हो गया। ठीक है, एजुकेटेड लोग कहो, अपर क्लास कहो या मिडिल अपर क्लास कहो, एक वर्ग खड़ा हो गया जो पढ़ लिख लिया। ठीक है, और ये पढ़ा क्या, ये बेसिकली ये लोग इंग्लिश पढ़ लिया। जब इंग्लिश ये पढ़ लिए तो इनको इंग्लिश में बहुत सारे बुक्स मिले पढ़ने के लिए, बहुत सारे बुक्स। ठीक है, वो चाहे वो फ्रांस की क्रांति को पढ़े हों, ठीक है, चाहे यूएसए की क्रांति को पढ़े हों, वो अलग अलग राइटर्स को पढ़ने लगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी, जब सबको वो पढ़ने लगे तो इस वर्ग को समझ में आने लगा कि यार जो मेरे साथ यहाँ इंडिया में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें उनको समझ में आने लगी। और जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके विरोध में एक कांग्रेस नाम की कमेटी, एक कांग्रेस नाम का एक संस्था भी बना हुआ है जो अंग्रेजों को भारतीयों के विरोध के विषय में बता रहा है। बट इसका जो मैनर है, जो इसका प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर के तहत ये डिमांड कर रही है, इस डिमांड से हमको लगता है कि हमको कुछ मिलेगा नहीं, यानी यहाँ से उनको रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। दूसरा जो पॉइंट था इनका कि जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जब वो हम पर हथियारों के बल पर, मतलब आर्म्स के बल पर, पुलिस के बल पर और सेना के बल पर हम पर कब्जा की हुई है, हमारे बातों को दबा दे रही है, तो इनको इन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि हमको भी यहाँ पर पिस्टल यूज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर बॉम्ब यूज करना पड़ेगा, और अगर वो हमारे लोगों को मारते हैं तो हमको भी उनको मारना पड़ेगा। और जब हम उनको मारेंगे, या कहो कि उनका टारगेट बनाया गया कि वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, अगर इनको हम मारना शुरू करें या डराना शुरू करें तो क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हटना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हटना शुरू कर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि फाइनली पूरा ब्रिटिश सरकार यहाँ से हट जाएगी। ये इनकी सोच थी। तो इस सोच में तुमको समझना पड़ेगा कि इस सब के पीछे अगर जो हम लोग पढ़े थे सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, हम लोग जो पढ़े थे रिलीजियन रिफॉर्म, या हम लोग जो पढ़े पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये सारी फैक्टर्स यहाँ पर काम किए, क्योंकि इन सब से लोग जागे। और जब जागे तो एक रिजल्ट दिखा कांग्रेस के रूप में और दूसरा रिजल्ट दिखेगा तुमको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के रूप में। मतलब क्या हुआ कि जब वो जाग गए तो उनके मांगने का तरीका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में सबसे पहले इसकी जो क्रांति की शुरुआत हुई, बंगाल को बना दिया गया इसका केंद्र। बंगाल जो बन गया, इसका बन गया सेंटर। कैसे सेंटर बन गया, कारण था बंगाल में एडुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़ लिख लिए, कॉलेज स्कूल सब खुल गया था, तो लोग वहाँ पर एजुकेटेड लोग हो गए। और जो एडुकेटेड लोग हो गए, जो पढ़े लिखे वर्ग हो गए, उन लोगों ने एक सोसाइटी, एक मतलब एक लोक बना दिया, एक दुनिया बना दिया, दैट इज कॉल्ड भद्र लोक। ठीक है, बंगाली में वर्ड भी है, भद्र मतलब होता है अच्छे लोग। तो भद्र लोग करके एक मतलब एक कम्युनिटी बन गया। ये कौन लोग थे, जो पढ़े थे, जो टीचिंग थे, जो बुड़के को, वोल्टायर को, ठीक है, गरदाली को, मजनी को, इन सब को पढ़े। ये सब वो राइटर्स हैं, ये सब वो राइटर्स हैं दुनिया के जो क्रांति लाने में सहायक हुए, या जिनकी बातों में, जिनके बुक्स में क्रांति, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब बातों की जिक्र थी। तो जब ये सब चीज़ें हुआ तो उनको अपने गुलामी पर शर्म आने लगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है ये भद्रलोक था क्या। भद्रलोक का मतलब समझ लेना कि जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनके द्वारा बनाया गया एक, मतलब उनके जैसे होता ना एक कॉलोनी, आईएएस कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है, तो वैसे भद्रलोक एक कॉलोनी हो गया वहाँ पर। ठीक है, और उनको इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मतलब आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, उनको अपना सेक्रीफाइस करने के लिए भी वो तैयार हो गए कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को अगर जान भी देना पड़ेगा तो हम जान देंगे। ठीक है, तो भद्रलोक में तुमको पहले कुछ नाम हम यहाँ पर नोट करवा रहे हैं, नोट कर लो, क्योंकि ये नाम बार बार आएगा। हम बार बार बोलते हैं हिस्ट्री जब पढ़ो तो नाम से अपने आप को परिचित करते जाओ। जैसे कुछ नाम तुमको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे वरिंद्र कुमार घोष, आगे मिलेंगे ये तुमको, वरिंद्र कुमार घोष।
ठीक है, ये एक बहुत फेमस कैरेक्टर यहाँ पर रहेंगे। और इनके विषय में एक और जानकारी तुमको रहना चाहिए कि ये भाई है किसका, अरविंद घोष का। अब अरविंद घोष तुमको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो उसमें तुमको अरविंद घोष मिले थे। लाल बाल पाल के साथ चौथा व्यक्ति यही थे जो कांग्रेस के मेंबर थे। इन्हीं का भाई था वरिंद्र कुमार घोष। जब यहाँ पर ये एक्सट्रीमिस्ट के रूप में रोल अदा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो भाई होगा वो भी इसी विचारधारा का होगा और इनसे एक कदम और आगे निकल गया। एक नाम तुमको यहाँ पे मिलेगा भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त। अब ये कौन है भाई? तो भूपेंद्र नाथ दत्त जो है, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त जो है ये तुम्हारे विवेकानंद, जो तुम फेमस एक पर्सनालिटी है हमारे इतिहास में, विवेकानंद के भाई है ये। ठीक है, वैसे ही तुमको मिलेगा यहाँ पर तीसरा नाम, जो बड़ा नाम मिलेगा वो मिलेगा पी मित्रा। ठीक है, पी मित्र, पूरा नाम इनका था परमार्थ मित्र। ठीक है, एक नाम तुमको ये मिलेगा। उसके बाद तुमको जो है कुछ नाम मिलेगा पुलीन दास। सब बंगाल के बड़े बड़े लोग हैं। तुमको अगर बंगाल में कभी रहे हो तुम देखोगे मेट्रो स्टेशन का भी नाम रखा गया है, पुलीन दास, जतिन दास स्टेशन। जतिन दास वॉज ए फेमस पर्सनैलिटी। फिर तुमको यहाँ पे मिलेंगे खुदीराम बोस। ठीक है, तुमको यहीं पे मिलेंगे प्रफुल्ल चाकी। तो ये कुछ नाम है जो तुमको यहाँ के इस वाले पोर्शन में हिस्ट्री में दिखेंगे। तो एक बार इन सब नामों को अपने दिमाग में बिठा लो ताकि जब तुमको आगे मिले तो तुमको अजीब सा ना लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, पी मित्रा जो परमार्थ मित्रा थे, इनके द्वारा 1902 में कलकत्ता में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया। सीक्रेट सोसाइटी दैट वाज नेम्ड एज अनुशीलन समिति, जिसको हम लोग कहते हैं अनुशीलन समिति। फेमस क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम का कि अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाया गया। तो अनुशीलन समिति बनाया गया था पी मित्रा के द्वारा और इसका शुरुआत इनके द्वारा किया गया। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना एग्जामिनेशन में। ये एक्चुअल में जो सीक्रेट सोसाइटी था ये स्टार्ट लिया था लाइक ए जिम मतलब कहो उस समय का अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है? जहाँ पर जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, वो वहाँ पर आकर फिजिकल ड्रिल करते हैं, मतलब व्यायाम करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, लाठी चलाना सीखेंगे, हथियार तलवार चलाना सीखेंगे। इस तरह से वो इस तरह की एक्टिविटी करते थे। तो अनुशीलन समिति जो था वो एक्चुअल में एक अखाड़ा था। ठीक है, जहाँ पर नवयुवक आया करते थे और इस अखाड़े का जो मेन मोटो था वो मोटो था कि हम अपने यूथ को डेवलप करें, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका ताकत को डेवलप करें और उनको बंगाली यूथ को और मजबूत करें। ये स्टार्ट लिया गया 1902 में अनुशीलन समिति के नाम से पी मित्रा के द्वारा। ठीक है, ये अपना अखाड़ा चल रहा था वैसे ही। लेकिन होता क्या है, बहुत बड़ी घटना होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में हुआ था, जो लास्ट वीडियो में तुम लोग को हम पढ़ाए भी थे। तो तुम चाहो तो फिर से उसको रिपीट कर सकते हो। वहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। बंगाल का पार्टीशन जब होता है जिसमें देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार से बंगाल को बांट दिया गया, जिस कारण से बहुत सारा लोगों में गुस्सा था। ठीक है, और इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट भी चलता है कांग्रेस के द्वारा कहो, और कांग्रेस की इसमें सहमति थी। तो कांग्रेस के द्वारा चलता है वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन 1906 में। अब जो स्वदेशी आंदोलन चलता है तो कांग्रेस के द्वारा ये सपोर्टेड रहता है। तो जो अनुशीलन समिति का जो यूथ है अनुशीलन समिति का, उनको ना इस कांग्रेस के द्वारा किए गए आंदोलन से संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, इसमें हम लोगों ने किया क्या था, हम लोगों ने बायकॉट किया था फॉरेन गुड्स का। ठीक है, फॉरेन गुड्स का हमने इसमें बायकॉट किया। बट इनको लगा कि ये जो बायकॉट हो रहा है इससे केवल हमको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, तो हमको कुछ और भी करना चाहिए। तो ये जो यूथ वर्ग था ये उस अनुशीलन समिति के अध्यक्ष पी मित्रा से मिलता है और बोलता है कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा एक खराब डिसीजन लिया गया है और हम लोग को भी इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है,
तो इस जब ये चीज़ें हुई तो पी मित्रा जो थे हमारे, पी मित्रा जो थे वो इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो अखाड़ा चला रहे हैं, अगर ये अखाड़ा हमारा क्रांतिकारी संगठन के रूप में कन्वर्ट हो जाए और अगर ये पिस्टल और बॉम्ब लेके आगे बढ़ना शुरू कर जाए तो अंग्रेज हमको दबा देंगे। तो पी मित्रा इस बात से राजी नहीं होते हैं, ठीक है। जिस कारण से उसी ग्रुप में से एक व्यक्ति होता है बरिंद्र कुमार घोष, जो तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताए अरविंद घोष के भाई हैं। बरिंद्र कुमार घोष उसी अनुशीलन समिति के मेंबर होते हैं। वो उस यूथ को लेकर लीड करते हैं, ठीक है। वो बन जाते हैं यूथ मेंबर्स के लीडर, ठीक है, जो चाहता था कि हम लोग वायलेंट स्ट्रगल करें, मतलब हिंसात्मक रास्तों से बढ़ते हुए अंग्रेजों का विरोध करें। तो बरिंद्र कुमार घोष यहाँ पर लीडर बनते हैं और अनुशीलन समिति यहाँ पर बढ़ती है दूसरे पार्ट में। तो पी मित्रा जो था उन्होंने 1902 में बनाया था, लेकिन जब यहाँ पर जो घटना हो रही है वो घटना ही हो रही है 1905 में। तो ऑब्वियस बात है कि अब जो अनुशीलन समिति बनेगी वो 1905 के बाद बनेगी। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में स्वदेशी आंदोलन होता है। इस आंदोलन से डिससेटिस्फाई होकर, ठीक है, इस आंदोलन से डिससेटिस्फाई होकर अनुशीलन समिति बढ़ता है दूसरे पार्ट में, एक रेडिकल ग्रुप को लेके अलग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तुमको किसी किसी बुक में दिखेगा अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ, तो तुमको दिखेगा 1907 में हुआ, ठीक है। और इसको कौन बनाया, तो तुमको नाम मिलेगा यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष का, ठीक है। हमने तुमको बताया पहले पी मित्रा, दूसरा नाम इसमें आया बरिंद्र कुमार घोष, और इसके साथ नाम तुमको मिलेगा भूपेंद्र दत्त का, भूपेंद्र नाथ दत्त का। इन दोनों ने मिलकर यूथ के साथ अनुशीलन समिति का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो वायलेंट स्ट्रगल करने को रेडी है, ठीक है। और इस प्रकार से ये रेडिकल ग्रुप तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये रेडिकल ग्रुप तैयार हो जाता है तो ये रेडिकल ग्रुप को अगर अपना क्या कहते हो, अगर अपना आंदोलन बढ़ाना है, ठीक है, अपना आंदोलन को अगर बढ़ाना है तो इनको चाहिए, पहला पॉइंट कि इनको चाहिए हथियार, कि अगर हथियार रहेगा तब ना हम लड़ेंगे। तो ये हथियारों के लिए, मतलब मान लो पिस्टल चाहिए इनको, गन चाहिए, तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए सबसे पहले, जिस कारण से ये डकैती, ठीक है, लूट, साहूकारों के साथ उनके धन को ले लेना, तो वो इस तरह के एक्टिविटी में ये लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो डकैती हो, चाहे वो साहूकारों अंग्रेजों का जो मतलब भारतीय ही हो क्यों ना, लेकिन जिसके पास पैसा हो तो उसके पास से ये लोग पैसा उनका छीनना शुरू करते हैं। क्योंकि पैसा रहेगा तो हम हथियार लाएंगे। और इसमें एक लाइन तुम बहुत अच्छा लगेगा तुमको जानकर कि जब ये हथियार या कुछ कहीं पर डकैती करते थे तो वहाँ पे एक पंपलेट डाल देते थे, ठीक है, एक पंपलेट वहाँ पर छोड़ते थे और बोलते थे, उस पंपलेट पर लिखा रहता था कि आपके पास जो पैसा है वो हम आपसे लोन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के लिए खर्च होगा। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो आप अपना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्वतंत्र भारत होगा, उस गवर्नमेंट से आप मांग लीजिएगा। हम लोग आपका पैसा लूट कर नहीं ले जा रहे हैं, हम लोन के रूप में ले जा रहे हैं। डैट वाज अ मोटो, ठीक है। इनके द्वारा अब जो ये टीम तैयार हुई अनुशीलन समिति, इनके द्वारा क्या क्या किया गया। इनका जो पहला उद्देश्य था वो था खून के बदले खून, जो सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि तुम अगर हमको मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे, ठीक है। तो खून के बदले खून वाले कॉन्सेप्ट पर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो अनुशीलन समिति का जब गठन हो गया तो इसके बाद इसका क्या होता है कि इन्होंने 3 अलग अलग काम किए। जैसे पहला काम एग्जाम में तुमको खूब दिखेगा, 1905 में भवानी मंदिर बनाया गया, एक ऑर्गेनाइज किया गया लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का एक संगठन, दैट वाज नोन एज भवानी मंदिर, ठीक है। जो सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है वो दिखता है ये युगांतर से। युगांतर नाम का उनके द्वारा एक मैगजीन, वीकली न्यूज़पेपर निकाला गया, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर। ये हमेशा पूछता है कि युगांतर किसके द्वारा निकाला गया था। तो युगांतर जो था वो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाला गया था, जिसके माध्यम से वो आर्म्ड स्ट्रगल, वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल के विषय में लिखते थे और लोगों तक वो मैसेज पहुंचता था। मतलब वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि हथियार उठाओ और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू करो, ठीक है। तो युगांतर एक क्रांतिकारी मैगजीन था जो बहुत फेमस हुआ और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि युगांतर किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो
एक युगांतर जो पास यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 1906 में स्टार्ट किया गया था, और 1907 में वर्तमान रणनीति, ठीक है, वर्तमान रणनीति के नाम से इनके द्वारा एक मतलब रूल्स बनाया गया कि क्या क्या करना होगा, रूल्स फॉर मॉडर्न वारफेयर, जो हम लोग युद्ध लड़ेंगे उसमें हमको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो 3 यहाँ पर बेसिक इनका फंडा रहेगा जो तुमको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं दिखेगा। वही पुलिन बिहारी दास जो नाम एक आता है वो आता है यहाँ से कि ढाका में, ढाका जो कि बंगाल जो था वो बांग्लादेश भी था उसमें, तो पूर्वी बंगाल जो था, ठीक है, ये जो ईस्टर्न बंगाल था वहाँ पर पी मित्रा जो थे, जो फाउंडेशन किए थे स्टार्टिंग में, पी मित्रा विजिट पर रहते हैं पूर्वी बंगाल के, और पूर्वी बंगाल में उनकी भेंट होती है पुलिन बिहारी दास से, ठीक है, पुलिन बिहारी दास से। तो पुलिन बिहारी दास से जब भेंट होती है, ये 1904 की घटना है, ठीक है, तो पुलिन बिहारी दास से जब भेंट होती है तो पुलिन बिहारी दास को उनके द्वारा बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हम लोग अनुशीलन समिति चला रहे हैं बंगाल में, आप लोग भी इसका ब्रांच खोलिए। तो वहीं पर पी मित्रा और पुलिन बिहारी दास के द्वारा अनुशीलन समिति खोला जाता है बांग्लादेश में, दैट वाज नॉन एज ढाका, ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति का गठन होता है, यानी कि हम उसी अनुशीलन समिति का एक ब्रांच जो है वो ढाका बांग्लादेश में खोल रहे हैं। दैट वाज द कॉल्ड ढाका अनुशीलन समिति, फाउंडेड इन 1904, फाउंडेड बाय पी मित्रा एंड पुलिन दास, ठीक है। एक्चुअल में अनुशीलन समिति का कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था, लेकिन उसका दूसरा कार्यालय जो है वो ढाका में खुलता है। और मजेदार चीज़ ये होता है कि पुलिन बिहारी दास पी मित्रा से भी 4 कदम आगे निकलते हैं और इसका लगभग 500 से ऊपर ब्रांच, ठीक है, मोर देन 500 ब्रांच वो खोल बैठते हैं बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से ये बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। तो अब आते हैं हम लोग पहले वाले पार्ट में, जैसा कि जो भवानी मंदिर था, एक बुक था जो लिखा गया था, पहली पुस्तक 1905 में बरीन्द्रनाथ दूसरा, उसके बाद दूसरी जो पुस्तक लिखी गई थी वर्तमान रणनीति। ये 2 पुस्तकें और एक मैगजीन, अगर हम इसके लिटरेचर और इसके लिटरेचर के संबंध में बात करते हैं तो हमको ये 2 बुक और एक मैगजीन दिखेगा जो तुमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके द्वारा किया गया क्या क्या ये समझें। तो एक आदमी का नाम पहले यहाँ पे देख लो, हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो ये कौन थे? जब हमको हथियार, जब हम बात कर रहे थे तो जो हम पिस्टल और गन तो हम लोग खरीद लिए, लूट के लाए धन और उससे खरीद लिए, लेकिन प्रॉब्लम था कि इतना से आपका काम चलेगा नहीं, आपको चाहिए लड़ने के लिए बॉम्ब, और इनके पास बॉम्ब की कमी है, बॉम्ब यहाँ पर है नहीं इनके पास। तो उसमें एक व्यक्ति होता है हेमचंद्र कानूनगो, जो पेरिस से बॉम्ब बनाने की विधि सीख कर आता है, फ्रांस से, और ये इनके संगठन में शामिल होता है। तो हमेशा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था कि बम बनाता कौन था एक्चुअल में, तो वहाँ पर हेमचंद्र दास कानूनगो का नाम आता है। ये बम बनाने वाले वो व्यक्ति थे जो ट्रेंड थे, और ये और अनुशीलन समिति जो है वो मानिक तल्ला, जो कलकत्ता में है, मानिक तल्ला गार्डन हाउस में एक सीक्रेट बम फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, जो किसी को पता नहीं है, एक बम की फैक्ट्री खोलते हैं और यहाँ पर बम बनाना वो लोग शुरू करते थे। अनुशीलन समिति का जो मेंबर था, कौन सा मेंबर, जो क्रांतिकारी संगठनों में जुड़ा हुआ था, वो मेंबर सब लोग मिलकर मानिक तल्ला गार्डन हाउस में एक सीक्रेट बम की फैक्ट्री बनाता है, वहाँ पर बम वगैरह बनाता है। अब आते हैं, इसको कहा जाता है जनरली युगांतर ग्रुप, मतलब जो बरीन्द्रनाथ घोष वाला अनुशीलन समिति है, डेट वाज नॉन एज युगांतर ग्रुप, बिकॉज ये आगे बढ़ गए क्रांतिकारी हथियार के साथ, ये आगे बढ़ गए दूसरे तरीके से विरोध को व्यक्त करने के लिए। तो एक बम की फैक्ट्री सेट कर गई, कहाँ की गई? मानिक तल्ला गार्डन हाउस में। अब इनके द्वारा क्या क्या प्लान किया गया? पहला प्लान इनके द्वारा किया गया था 1907 अक्टूबर 1907 में बामफेल्ड फुलर को मारने के लिए। बामफेल्ड फुलर को मारने के लिए करने का प्लान क्या था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये ईस्ट बंगाल के, मतलब बांग्लादेश वाले साइड के, वहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। प्लान किया कि इनको बम फेंक के मार देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब बम फेंक के मारे तो वो फेल हो गया, बच गया, इसमें ये व्यक्ति बच जाता है, ठीक। दूसरा प्लान करते हैं ये लोग दिसंबर 1907 में ही एंड्रू फ्रेजर को मारने के लिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का, ठीक है, ये था ईस्ट बंगाल का, ये था बंगाल का। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने की कोशिश किया था, यहाँ भी बम फेंका जाता, ट्रेन से ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेन से, और उस ट्रेन पर ही बम
मारी जाती है। बट ट्रेन तो उलट जाता है लेकिन कोई कैजुअलिटी होती नहीं है और यहाँ पर ये व्यक्ति भी बच जाते हैं। तो तीसरा प्लान जो उनके द्वारा किया जाता है 1908 अप्रैल 1908 में किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड कौन थे? ये जज थे, वहाँ के जिला जज थे, मुजफ्फरपुर, जो तुम्हारे बिहार में है। मुजफ्फरपुर के जिला के ये जज थे और इन पर प्लान किया जाता है कि इनको मारना है। क्यों मारना है? कारण था, ये वो ऐसा एक जज था जो फेमस था कि अगर इंडियंस, ठीक है, अगर भारतीय कोई भी छोटा मोटा भी कोई गलती अगर कर देता है तो उसको बहुत रूडली और बहुत उसको सेवर पनिशमेंट देते थे वो लोग। खास करके ये मामला कब उठा? जब स्वदेशी आंदोलन हुआ। जब स्वदेशी आंदोलन के तहत जो कांग्रेस के नेता थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको बहुत ही मतलब इफेक्टिवली कहो कि उनको उनके खिलाफ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजिटेशन था, पॉलिटिकल ये स्ट्रगल था, तो इसमें जनरली लोगों को माफ़ी मिलती है या 1 दिन 2 दिन नॉमिनल सज़ा मिलती जाती है। बट इसमें इनके द्वारा बहुत भयानक से आप देखे होंगे, बर्मा भेज दिया गया था 8 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को। तो इनके द्वारा बहुत हार्ड पनिशमेंट दिया जा रहा था, जिस कारण से लोग बहुत नाखुश थे। तो प्लान किया जाता है इस अनुशीलन समिति के द्वारा कि किंग्सफोर्ड को बम से उड़ा दिया जाएगा। इनके बम से उड़ाने के लिए उनको पहले भी कोशिश की जाती है और बम से उड़ाने की कोशिश में उनको भेजा जाता है, इस मतलब एक बुक भेजी जाती है, बुक में बम को प्लांट कर दिया जाता है। एक बुक भेजता है ये लोग और बुक में बम को प्लांट कर देता है। जैसे ही बुक वो खोलेंगे बम फट जाएगा, बट बुक तो वो रिसीव करते हैं लेकिन वो खोलते ही नहीं है और वो लग जाता है पुलिस के हाथ में, जिस कारण से वो मामला फेल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर 2 व्यक्तियों को चयनित किया जाता है। एक होते हैं प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, और एक होते हैं खुदीराम बोस। इन दोनों को दिया जाता है जिम्मेदारी कि आप लोग जाएंगे और इनको बम से उड़ा देंगे। कहानी हम लोग जानते हैं कि ये लोग बम से उड़ाने के लिए गए भी थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब बम इन्होंने फेंका था, जिस गाड़ी से वो लोग जा रहे थे उस गाड़ी पर बम से फेंका था, परंतु वो उससे बच जाते हैं। उस गाड़ी में 2 लेडी होती है, इनोसेंट लेडी, जिसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो जाने के कारण, जब मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड बच गए, तो प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं वो खुद से गोली मार लेते हैं, ठीक है, ये गोली मार लेते हैं, इनकी डेथ वहीं पर हो जाती है। और वहीं खुदीराम बोस जो है वो वहाँ से भाग निकलते हैं, बट बाद में ये पकड़े जाते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा होती है, ठीक है, इनको फांसी की सज़ा होती है। कहा जाता है ये मात्र उस समय 15 साल के थे, ठीक है, और ये 15 साल की उम्र में ही इनको फांसी दे दी जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम उम्र में फांसी किस क्रांतिकारी को लगी थी? दैट वाज खुदीराम बोस, और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। और ये घटना 1908 की होती है। तो 1908 में अंग्रेजों को पता चल जाता है कि इस तरह का कोई एक संगठन, इस तरह का कोई एक आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है। तो अंग्रेजों के द्वारा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये एक्चुअल में वही मानिक तल्ला जो तुम पढ़े अभी, कि मानिक तल्ला में जो फैक्ट्री खोला गया था उसी फैक्ट्री पर पुलिस का रेड होता है, ठीक है। मानिक तल्ला पर पुलिस रेड मारती है और वहाँ से लगभग 34 लोगों को गिरफ्तार की जाती है और सबके खिलाफ मुकदमा चलता है जो कहलाया है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, ठीक है। तो यहीं पर कलकत्ता के अलीपुर में इन सबको पेश किया गया। चूंकि अलीपुर में ये केस चला है, सो डैट इज कॉल्ड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कभी इसको मानिक तल्ला कहा जाता है, कंफ्यूज मत करना कभी यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा ये वाला जो अनुशीलन समिति था यहाँ पर शांत हो जाता है। 1-2 घटना और बंगाल से रिलेटेड है, जैसे 11 सितंबर 1908, ये तो तुम्हारा अलीपुर वाला केस हुआ था जब वहाँ पे तुम्हारा हुआ था। फिर एक होता है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस क्या होता है? यहीं पर तुमको मिलेंगे जतिन दास। जतिन दास क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, ठीक है। जतिन दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है किस चीज़ के लिए? एक पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं शमसूल आलम, उनकी हत्या का आरोप रहता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया जाता है। वो मुकदमा चलता है हावड़ा में, सो डैट इज कॉल्ड हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। और मज़ेदार चीज़ ये होता है कि जतिन दास उस कैद से भाग निकलते हैं, ठीक है। जतिन दास उस कैद से भाग निकलते हैं और वो फांसी से बच जाते हैं, ठीक है। और बचने के बाद वो और भी चीज़ों को करते हैं इस तरह से आगे। जतिन दास वाज फेमस फॉर क्रांतिकारी आंदोलन, और जो लोग भी जतिन दास के साथ जुड़े हुए थे
ठीक है, वो कहलाते थे बाघा जतीन। मतलब बाघा जतीन इसी उनको फेमस कर दिया गया कि वो ऐसे शेर हैं जो अंग्रेजों के चुंगल से भी निकल कर भाग गए। और फाइनली 15 में जाकर पुलिस के द्वारा घेरा गया और उनको मार दिया गया, वो अलग बात है, बट बाघा जतीन के नाम से ये फेमस हुए। और जो लोग इनके साथ जुड़े रहे वो बाघा संगठन जतीन गुट के लोग माने जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद इसी के बाद तुमको दिखेगा 1906 7 8 9 10 का ये कहानी नहीं, 10 तक 1910 तक तुम्हारे पास क्रांतिकारी संगठन